नमस्कार साथियों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम एक ऐसी व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि ये दुनिया में श्रम विभाजन की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये शोषण की चरम व्यवस्था है। कुछ लोग मानते हैं कि ये व्यवस्था ने भारत की संस्कृति को आज तक जिंदा रखा है, और कुछ लोगों का मानना है कि उस संस्कृति का क्या करें जिसने समाज के एक वर्ग को पशुओं से भी निम्न स्थिति में पहुंचा दिया, उनका अत्यधिक शोषण किया गया। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। वर्ण व्यवस्था भारतीय संस्कृति की एक आधारभूत व्यवस्था है और जो विवादास्पद भी रही है। कुछ लोगों इसके पक्ष में बात करते हैं तो कुछ इसके विपक्ष में बात करते हैं। तो पहले जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था का अर्थ क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसके कौन कौन से सिद्धांत है। तो पहले बात करते हैं इसके कि सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग कब किया गया था। वर्ण व्यवस्था की बात है वो सर्वप्रथम इतिहास में कब आई थी। तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम वो है ऋग्वेद में किया गया था। ऋग्वेद के अंतिम मंडल में, जिसका नाम है पुरुष सूक्त। ये प्रश्न है वो परीक्षा में पूछा जा सकता है। पुरुष सूक्त में इसका सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। एक दोहा है, तो उसमें कहा गया है कि जो वर्ण व्यवस्था है उसकी उत्पत्ति एक विराट पुरुष से हुई है। किससे हुई है? एक विराट जो पुरुष है उसको कहा गया है सृष्टा। सृष्टा से हुई है। शाब्दिक रूप से अगर हम इसको देखें, शाब्दिक रूप से देखें तो ये वीर धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है वर्ण करना या चयन करना, व्यवसाय का चयन करना, या इसके कई अर्थ और भी हैं जिन पे अब हम चर्चा करेंगे। तो इसकी उत्पत्ति है सर्वप्रथम ऋग्वेद के अंतिम मंडल पुरुष सूक्त में इसका वर्णन मिलता है। इसकी उत्पत्ति है वो सृष्टा यानी ब्रह्मा के शरीर से मानी गई है, पुरुष के रूप में मानी गई है। और इसके चार जो अलग अलग अंग है, उन चारों अलग अलग अंगों से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी के शरीर के अलग अलग अंगों से हुई है। जैसे कि मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानी जाती है, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति मानी जाती है, जंघाओं से वैश्य वर्ण की उत्पत्ति मानी जाती है, और ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति मानी जाती है। और इनके जो कार्य का बंटवारा है वो भी कुछ इसी प्रकार से है। तो शाब्दिक रूप से हम देख चुके हैं कि इसका अर्थ है वो वर्ण करना या चयन करना। किसका चयन करना या किसका वर्णन करना, तो इसको कुल 8 अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। पहला जो अर्थ है जिसके हम वर्ण की बात करते थे वो है वृत्ति, यानी आजीविका का चयन करना, व्यवसाय का चयन करना, यानी जिसने जो व्यवसाय चयन कर लिया वो उसी वर्ण का हो गया। तो व्यवसाय भी 4 व्यवसाय बताए गए हैं। इसी प्रकार से एक अन्य अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है जिसको हम कहते हैं सुवर्ण या सवर्ण। ब्राह्मणों को क्या कहा जाता है? सवर्ण यानी सोने जैसा। तो यहाँ इनकी उत्पत्ति है वो रंग से मानी जाती है। तो 3 प्रकार के रंग माने गए हैं, और चौथा कलर है वो पीत, 2 वर्णों से 2 रंगों से मिलकर बना है। वृत्ति है, उनके भी अलग अलग कार्य बताए गए हैं। एक अन्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ होता है वर्ण्य। वर्ण के मतलब वर्ण करने योग्य, श्रेष्ठ का वर्ण करना। तो वर्ण व्यवस्था है वो सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय का वर्ण करता है कि जिसकी जो योग्यता होती है उसके हिसाब से वो व्यवसाय का चयन करे, वर्ण करे। एक इसका अन्य अर्थ है प्रवृत्ति से लिया जाता है, गुण से लिया जाता है। कुल प्रकृति में 3 प्रकार के गुणों की चर्चा की गई है जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। एक इसका प्रयोग है वो जातीय रूप में भी किया जाता है, लेकिन जाति शब्द का अर्थ होता है जन्म। जाति शब्द का अर्थ क्या होता है? जन्म से होता है। जाति शब्द का अर्थ होता है जन्म लेना, और वर्ण का अर्थ होता है चयन करना। तो दोनों में इस अंतर में कुछ भिन्नता है। एक अर्थ इसका वर्ण से लिया जाता है, जो हमारी हिंदी अक्षर है वर्ण, उनसे लिया जाता है। एक अर्थ इसका वर्णन से लिया जाता है, यानी विवरण देना। और एक अर्थ है इसका जन्मजात स्वरूप से लिया जाता है। तो ये मुख्य इसके 8 अर्थ प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से रंग, वृत्ति और प्रवृत्ति, इन चारों के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। तो ये क्या है? मुख्य रूप से क्या है? श्रम विभाजन की एक व्यवस्था है। क्या है? जाति सामाजिक संस्तरण की एक व्यवस्था है। तो इस पर क्या होता है कि आरोप लगता है कि वेदों में इस प्रकार भेदभावपूर्ण व्यवस्था कैसे स्थापित कर सकते हैं। वेद कहते हैं कि ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का मौका देते हैं। तो फिर वेदों ने
शूद्रों को, यानी जो 4 वर्ण है उनमें सबसे जो अंत का वर्ण है उसमें पूर्ण या सर्वोत्तम व्यक्तित्व के विकास का मौका क्यों नहीं दिया गया, सर्वांगीण विकास का मौका क्यों नहीं दिया गया? तो कुछ लोगों का मानना है कि ये वेदों में नहीं था, ये वेदों में बाद में जोड़ा गया था। इसका आधार क्या है? इस आधार पे वो कहते हैं कि ये ऋग्वेद में व्यवस्था नहीं थी, कालांतर में कहीं भी ईश्वर की जो रचना है वो देव पुरुष के समान नहीं की गई है। लेकिन जो अंतिम सूक्त है, ये क्या है? जो पुरुष सूक्त है वो क्या है? अंतिम मंडल में इसका अंतिम सूक्त है, यानी ये बाद में जोड़ा गया है, वेदों में ये व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए वेद है वो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। ये एक तर्क दिया जाता है, कितना सही है कितना गलत है इसकी हम नहीं कह सकते। तो ये सामाजिक संस्तरण की व्यवस्था है और ये वैदिक काल से प्रारंभ मानी जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको हम बोलते हैं संयुक्त रूप से चातुर्य वर्ण व्यवस्था की। अब बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो इसको लेकर अनेक सिद्धांत हैं, तो इन सिद्धांतों पे हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम प्रत्येक जो वर्ण है उनकी विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला सिद्धांत है देवीय सिद्धांत या ईश्वरीय सिद्धांत, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि ब्रह्मा जी के शरीर से वर्ण की व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रिय, मुख से ब्राह्मण, इस प्रकार से। तो ये क्या सिद्धांत है? ये सिद्धांत कहता है, इसे ईश्वरीय सिद्धांत या देवीय सिद्धांत कहा जाता है। यानी ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, वो स्वयं सृष्टा है और इसके लिए इन्होंने 4 प्रकार के वर्ण बनाए। दूसरा सिद्धांत है गुण सिद्धांत। गुण सिद्धांत तो कुल प्रकृति के अंदर 3 प्रकार के गुणों की चर्चा की गई है। प्रकृति में सांख्य दर्शन के अनुसार कितने गुण बताए गए हैं? 3 गुण बताए गए हैं। नंबर 1 सत्व, नंबर 2 रज्जो, नंबर 3 तमो गुण। सत्व, रज और तम, और इन तीनों के अलग अलग गुण होते हैं। सत्य गुण है वो किसको प्रकट करता है? वो ज्ञान को प्रकट करता है, प्रकाश को प्रकट करता है। जो रजोगुण है वो राग द्वेष को, प्यार को, भावनाओं को प्रकट करता है। और जो तमोगुण है वो अज्ञानता को, आलसीपन को प्रकट करता है। तो ये कहते हैं कि 4 वर्णों से 4 जो वर्ण है इनकी उत्पत्ति है वो गुणों के आधार पर हुई है, तम, रज और सतगुणों के आधार पर हुई है। और ऐसे कहते हैं कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति है वो सतगुण से, क्षत्रिय जो वर्ण है उसकी उत्पत्ति रजोगुण से, और जो वैश्य है उसकी उत्पत्ति रजो और तमो गुणों के मिश्रण से हुई है, और जो शूद्र है उसकी उत्पत्ति है वो तमो गुण से हुई है। तो जिनमें ये गुण माने गए हैं उसको उसी वर्ण का मान लिया गया है। एक सिद्धांत और है कर्म सिद्धांत, यानी चयन करना, व्यवसाय का चयन करना, यानी जिस भी व्यक्ति ने जिस व्यवसाय का चयन किया वो उसी वर्ण का हो गया। तो यहाँ एक कथन भी आता है कि जन्मना जायते शूद्र, यानी जन्म से सभी शूद्र होते हैं और बाद में संस्कारेतु द्विजो भवति। तो संस्कार से या कर्म की वजह से वो अलग अलग वर्ण में आ जाते हैं, द्विज वर्ण में आते हैं। इसका मतलब क्या होता है? द्विज का मतलब होता है दोबारा जन्म लेना। द्विज का अर्थ होता है दोबारा जन्म लेना। शूद्र है वो जन्म से सारे के सारे शूद्र होते हैं, लेकिन बाद में संस्कार से वो द्विज बन सकते हैं। द्विज का तात्पर्य है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको संयुक्त रूप से द्विज कहते हैं, क्योंकि इनका माना जाता है पुनर्जन्म होता है, दोबारा जन्म होता है। दोबारा जन्म किससे होता है? उपनयन संस्कार से। किससे होता है? उपनयन संस्कार, यानी शिक्षा के द्वारा जो शिक्षा ग्रहण कर लेता है उसका जन्म दोबारा हो जाता है। तो इसलिए कर्म पर आधारित है, न कि जन्म पर आधारित व्यवस्था है। तो इसमें अलग अलग वर्णों के अलग अलग कर्म बताए गए हैं, कार्य बताए गए हैं, व्यवसाय बताए गए हैं। जैसे कि ब्राह्मण वर्ग का जो कार्य है मुख्य वो अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना है। क्षेत्रीय धर्म का जो कार्य, वर्ण का कार्य है वो शासन, रक्षा या फिर युद्ध करना है। वैश्य धर्म का जो कार्य है वो है, वर्ण का कार्य, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, उद्योग। और जो शूद्र है उनका केवल एकमात्र कार्य है वो है सेवा करना। लेकिन यहाँ पर बड़ी एक विडंबना कही जाती है कि विवाद हो जाता है कि क्या कर्म से वर्ण होता है या वर्ण से कर्म का निर्धारण होता है। क्योंकि जब शूद्र को बोल देते हैं कि उसको शिक्षा का अधिकार तो है ही नहीं, तो फिर वो तो हमेशा शूद्र ही रहेगा, वो फिर ऊपर व्यवस्था में कैसे आ पाएगा। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि
ऐसा मानना कि कर्म से वर्ण का निर्धारण होता है, ये गलत बात है, बल्कि वर्ण से ही कर्म का निर्धारण होता है। जो जिस वर्ण में जन्म लेता है उसके कर्म उसी वर्ण के अनुसार होते हैं। अंतिम सिद्धांत है रंग सिद्धांत। रंग सिद्धांत है वो कोई प्रजातीय सिद्धांत नहीं है या कोई भेदभावपूर्ण सिद्धांत नहीं है। जो प्रकृति में कुल 3 गुण बताए गए हैं, तो उन 3 गुणों के आधार पे 3 रंग भी बताए गए हैं। प्रकृति के कुल 3 है वो रंग भी बताए गए हैं। तो ये सांख्य दर्शन के अनुसार जो 3 गुण थे, सत, रज और तम, उनके अनुसार 3 रंग भी है। नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 है श्वेत, नंबर 2 लाल और नंबर 3 कृष्ण। ये कुल 3 प्रकार के रंग है। और चौथा जो वैश्य का रंग है पीत कलर, वो क्या है? वो लाल रंग का और कृष्ण का, यानी लाल रंग का और काले रंग का मिश्रण है। इनसे मिलकर पीला रंग बना है, पीत कलर बना है। तो ब्राह्मण को श्वेत रंग का माना गया है, क्षत्रिय को लोहित या लाल रंग का माना गया है, वैश्य को पीत कलर का माना गया है और शूद्र को कृष्ण यानी काले रंग का माना गया है। लेकिन ये कोई वैसे नहीं है कि जातीय आधार पर है या त्वचा के रंग के आधार पर है, तो ये इनके गुणों के आधार पर बताया गया है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जो श्वेत रंग है सवर्ण रंग है। आजकल हम सामान्य प्रयोग में भी ब्राह्मणों के लिए सवर्ण जातियों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सवर्ण जातियों का। तो वो उनका रंग श्वेत था। जो आर्य लोग थे जो ईरान से आए थे उनका रंग श्वेत था, और जो भारत में द्राविड़ लोग थे जिनको दास माना गया था उनका रंग कृष्ण था यानी काला था। इन दोनों के मिश्रण से इन 2 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। प्रारंभ में केवल 2 ही वर्ण थे, एक ब्राह्मण वर्ग और दूसरा शूद्र वर्ग या दास वर्ग। दूसरा कौन सा? दास वर्ग। और इन दोनों के मिश्रण से है वो 2 वर्ण है वो और बने हैं। तो ये गुण है। और अब बात करें कि इनके व्यवसाय मुख्य व्यवसाय कौन से? तो ब्राह्मण है वो सर्वोच्च पद पर है और इसका अर्थ होता है ब्रह्म का जानने वाला, ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म जैसा ज्ञान जिसके पास हो उसे कहा क्या गया है? ब्राह्मण। पंडित, ज्ञानवान, ज्ञान को जानने वाला, ब्रह्मा को जानने वाला। तो इसमें कुल 6 कार्य इनके बताए, यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह। कुल ये 6 कार्य है वो ब्राह्मण के बताए गए हैं। नंबर 2 है क्षत्रिय। क्षत्रिय है वो क्षत धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है राज्य से संबंधित, यानी राज्यों का शासन करने वाला। और इसका कार्य होता है कि प्रजा और जो 4 वर्ण है इनकी रक्षा करना। नंबर 3 है वैश्य। वैश्य का अर्थ होता है विष। विष का अर्थ होता है नगर से संबंधित। नगर के अंदर जो वाणिज्य, उद्योग, पशुपालन या कृषि से संबंधित कार्य होते हैं, ये कार्य है वो वैश्य के माने गए हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, कालांतर में क्या हुआ कि इनके कार्य को अलग अलग हो गए। पशु पालन करने वाले अलग हो गए और व्यापार करने वाले अलग हो गए, वाणिज्य करने वाले अलग हो गए। और वाणिज्य से ही, वाणिज्य शब्द किससे बना है? वणिक शब्द से बना है। किससे बना है? वणिक से। और इनको बाद में क्या कहा जाने लगा? बणिया। क्या कहा जाने लगा? बणिया। जिन्होंने पशुपालन और कृषि को छोड़ दिया और केवल वाणिज्य और उद्योग जिन्होंने स्थापित कर लिया, जिन्हें आज भी हम बणिया के तौर पर जानते हैं। और नंबर 3 है शूद्र, जिसका अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। इसका अर्थ क्या होता है? शुद्ध करने वाला। और इसका एकमात्र कार्य है सेवा करना या परिचर्या करना। तो ये हमारी वर्ण व्यवस्था है। तो इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी बताई जाती है कि इससे जो व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है, इससे व्यक्ति है वो एक कार्य में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है। इसमें कर्म के सिद्धांत को विशेष महत्व दिया गया है कि कर्म के आधार पर व्यक्ति है अपना वर्ण है वो बदल सकता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं बताई गई है। और कुछ लोगों का मानना है कि वर्ण व्यवस्था ही बाद में चलकर जाति व्यवस्था के रूप में बनी और ये घोर असमानतापूर्ण व्यवस्था है, शोषणकारी व्यवस्था है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने इतने प्रेम से सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।